नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के बारे में है। ARIIA 2020 कंटेस्ट क्या है? इंडिया के उपराष्ट्रपति ने इन रैंकिंग्स को हाल ही में रिलीज किया। ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसका नाम पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ HRD। एम क्या है इस रैंकिंग को रिलीज करने का? देखो, ये जो रैंकिंग है हमारे देश के सभी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है। किस आधार पर? इस आधार पर कि किस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा अच्छा काम किया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के बीच। समझ गए? अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने फैकल्टीज़ में और स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा अच्छा काम किया है तो उस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में। ये इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग रिलीज की गई हैं। 6 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हैं प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे नंबर पे प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। I&E का मतलब है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है? जो लोग स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं उनको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर में। उनको जगह दी जाती है, बताया जाता है कि स्टार्टअप ऐसे ओपन किया जा सकता है। शुरुआत में जो जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस से लड़ने में मदद की जाती है स्टार्टअप वालों को। नेक्स्ट, एनुअल बजट स्पेंट ऑन प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़। ज़्यादा अगर बजट स्पेंड किया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की दिशा में तो ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा अच्छी रैंकिंग उस इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट, कोर्सेज ऑन इनोवेशन, IPR एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 5वां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन। सबसे लास्ट में सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एंड फंडिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग देखो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में दी जाती हैं। वैसे ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी हैं। इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नज़र मार लीजिए। अगर स्टेटमेंट आएगी तो इसी प्रकार से आएगी कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी की जाती है या फिर 6 सब कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी की जाती है। सब कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, इसकी पूछे जाने की संभावना कम है। खैर, जल्दी से आप देख लीजिए। 2 ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर रैंकिंग जारी की जाती है। पहली कैटेगरी है पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस और दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस। इस कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और CFTIS। इसका मतलब है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसा कुछ नाम है। दूसरी सब कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तीसरी सब कैटेगरी है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स। तो ये 3 सब कैटेगरीज हैं इस कैटेगरी के अंदर जिसका नाम है पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। अब दूसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं। एक तो प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी सब कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट्स। एक छठी सब कैटेगरी अलग से है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन के लिए। ये जो 6th सब कैटेगरी है इसी साल ऐड की गई है ताकि महिलाओं को भी एनकरेज किया जा सके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में और इन क्षेत्रों में जेंडर पैरिटी लाई जा सके। तो ये हमने जल्दी जल्दी देख लिया, पूछे जाने की संभावना कम है। मेनली ये याद रखना है 2 कैटेगरीज और 6 सब कैटेगरीज। अब आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट को या फिर यूनिवर्सिटी को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ज़्यादा देखो यूपीएससी नहीं पूछेगी,
और पूछेगी भी तो काफ़ी कम संभावना है इतना ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रैंकिंग्स जारी होती हैं, जैसे एक NIRF की भी रैंकिंग जारी होती है, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अलग से जारी होती है। देखो, अगर हम पिछले पेपर्स का एनालिसिस करें ना, एक बात ये पता लगती है, यूपीएससी इंडिकेटर्स पर या फिर कौन इंडेक्स जारी करता है इस पे ज़्यादा फोकस करती है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कौन से इंडिकेटर्स हैं, हंगर इंडेक्स में कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स तैयारी किया जाता है, इन पर यूपीएससी का ज़्यादा फोकस है, बजाय इसके कि टॉप स्थान किसको प्राप्त हुआ, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। ये क्वेश्चंस एसएससी टाइप के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर हम पुराने पेपर्स का एनालिसिस करें। फ्यूचर में क्या हो कोई नहीं जानता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में है। आत्मनिर्भरता पर हम आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया है। क्या इस चैलेंज में इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, भैया आप आओ, माइक्रो प्रोसेसर का आप इस्तेमाल करो नए नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। IIT मद्रास और सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन दोनों ने देखो 2 माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए हैं। जो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है शक्ति, और जो सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है उसका नाम है वेगा। माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। इस माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत IIT मद्रास और सीडेक ने ये 2 माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए हैं जिनका नाम है शक्ति और वेगा। तो जो स्टूडेंट्स या फिर स्टार्टअप वाले आएंगे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको ये माइक्रो प्रोसेसर दिए जाएंगे शक्ति और वेगा। लो, आप इन माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करो और नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करो। फंडिंग की बात करें, वेरियस स्टेजेस पर 4 करोड़ 30 लाख की फंडिंग दी जाएगी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, ताकि वो हार्डवेयर का नमूना तैयार कर सकें। प्रोटोटाइप का मतलब होता है नमूना। जैसे हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो शुरू में हम एक नमूना बनाएंगे ना, नमूना पसंद आएगा तो फिर लार्ज स्केल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बेसिक की बात करें, ये देखो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और एक सेमीकंडक्टर की चिप पर ये लाखों ट्रांजिस्टर्स एम्बेडेड होते हैं। ये देखो, ये तस्वीर है माइक्रो प्रोसेसर की, बहुत छोटा होता है। और आज के समय में हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल हो, सब में आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल निंजा UAVs के बारे में है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन आप कह सकते हो सिंपल भाषा में। क्या कंटेक्स्ट है, न्यूज़ क्या है ये? देखो, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा सर्विलियंस के लिए। मान लीजिए ये रेलवे की ज़मीन है, बीच में रेलवे लाइन है, तो आपने देखा होगा कि रेलवे की ज़मीन पर अक्सर कुछ लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, ताश वगैरह खेलने लगते हैं, कुछ कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, तो काफ़ी मिसयूज़ होता है रेलवे की ज़मीन का। तो इन ड्रोन्स की सहायता से अब रेलवे अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकेगी कि उसके प्रीमिसेस का, उसकी ज़मीन का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इवन देखो और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं इन ड्रोन्स के। अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लिंगराज टेम्पल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उड़ीसा की सरकार फिर से रिनोवेशन करवा रही है लिंगराज टेम्पल की, ताकि 350 साल पहले जो स्ट्रक्चर था इस टेम्पल का, वही स्ट्रक्चर फिर से हासिल किया जा सके।
लिंगराज जो टेम्पल है भगवान शिव को डेडिकेटेड टेम्पल है और भुवनेश्वर का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। इस टेम्पल में कलिंगा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, सोमावंशी डायनेस्टी के द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था। बाद में गंगा रूलर्स के द्वारा एडिशन करवाया गया इस टेम्पल में। देखो, भुवनेश्वर को एकाम्रा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या है एकाम्रा क्षेत्र का? देखो, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और एकाम्रा का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पर आम यानी मैंगो के पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, 13वीं सेंचुरी की एक संस्कृत ट्रीटीज के अनुसार जो लिंगराज के देवता हैं वो ओरिजिनली मैंगो ट्री के नीचे बैठे थे और वहीं से नाम आता है एकाम्रा क्षेत्र। इस टेम्पल में वैसे आपको भगवान विष्णु की इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगी। इसका रीज़न ये है, जब गंगा रूलर्स रूल कर रहे थे इस रीजन में तो उन्होंने जगन्नाथ सेक्ट को काफ़ी प्रमोट किया। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु की ही एक फॉर्म माना जाता है और गंगा रूलर्स ने 12वीं सेंचुरी में पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भी बनवाया था। मतलब कहने का ये है, इनके रूल के दौरान भगवान विष्णु को यानी भगवान जगन्नाथ को ज़्यादा पूजे जाने लगा। इसी वजह से लिंगराज टेम्पल में भी भगवान शिव के अलावा, वैसे लिंगराज टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है बट बावजूद इसके भगवान विष्णु की भी इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई ने पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स का एक फ्रेमवर्क रिलीज किया। सॉरी, अभी देखो, रिटेल पेमेंट्स के लिए हमारे देश में जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NPCI। पहले आप इसी के बारे में देख लीजिए। NPCI ये अभी फिलहाल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में रिटेल पेमेंट्स और रिटेल पेमेंट्स की सेटलमेंट की देखरेख के लिए। रिटेल में पेमेंट मतलब आप जाते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो डेबिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, तो ये सब रिटेल पेमेंट है। इन सब का क्लियरेंस, सेटलमेंट, सबकी जिम्मेदारी अभी फिलहाल जिस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसका नाम है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI किसका इनिशिएटिव है? RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन है NPCI को इस्टेब्लिश करने में। यहाँ पर देखो, इनिशिएटिव है RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। कौन से एक्ट के तहत NPCI को इस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ पर नाम है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये NPCI नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत, या फिर यूं कहें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। कंपनीज एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट हो गया था, तो 1956 के कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 25 है वो अब कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है। दोनों सेक्शंस वैसे सेम हैं। तो ये तो हमने बात की NPCI की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि ऑलरेडी जब ये ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स के क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए, तो RBI फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश करना चाहती है? RBI को ये लगता है कि पूरी जो रिटेल पेमेंट्स हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि NPCI की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए रिटेल पेमेंट्स के सेटलमेंट में। तो एक अल्टरनेटिव RBI क्रिएट करना चाहती है जिसका नाम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। इसको भी एज ए कंपनी इस्टेब्लिश किया जाएगा कंपनी एक्ट 2013 में। या तो ये कंपनी फॉर प्रॉफिट होगी या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी। अभी RBI ने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है। इतना डिसाइड कर लिया है कि इस एंटिटी को एज ए कंपनी इस्टेब्लिश किया जाएगा, या तो फॉर प्रॉफिट कंपनी या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी। इनिशियली जो पेड अप कैपिटल होगा वो 500 करोड़ का होगा। आप बताइए पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल देखो वो पैसा होता है, वो मनी होता है जो कंपनी रिसीव करती है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक बेच के, तो उस पैसे को कहा जाता है पेड अप कैपिटल। तो
इस एंटिटी के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा 500 करोड़ का, और जितने प्रमोटर्स होंगे इस एंटिटी में, किसी भी प्रमोटर के पास टोटल कैपिटल का 40% से ज़्यादा शेयर नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर फंक्शंस दिए हुए हैं, काम क्या होंगे इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के। देखो, जो रिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप किसी मॉल में जाते हो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की सहायता से पेमेंट करते हो, तो ये रिटेल ट्रांजैक्शन है। एटीएम्स की सहायता से या फिर वाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मतलब इस प्रकार की मशीन में आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो, तो इसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। वाइट लेबल का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, वैसे तो आपने एटीएम्स जो देखे होंगे वो किसी ना किसी बैंक के होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम, एचडीएफसी बैंक का एटीएम, एसबीआई बैंक का एटीएम। बट ऐसा नहीं है, कुछ एटीएम्स ऐसे होते हैं जो नॉन बैंक्स के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता है। तो ऐसे एटीएम्स को कहा जाता है वाइट लेबल एटीएम। उसी प्रकार से ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती है ना, वैसे तो किसी ना किसी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, बट जब ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स नॉन बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको कहा जाता है वाइट लेबल पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। इसके अलावा आधार बेस्ड पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विसेज, इन सब चीज़ों को सेटअप करना, मैनेज करना, ऑपरेट करना, ये काम होंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के। नेक्स्ट फंक्शन, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स हैं, उनकी सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करना, उनकी क्लियरिंग को मैनेज करना। इसके अलावा इंडिया में या फिर अब्रोड में जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसकी मेजर डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना। इसके अलावा लास्ट में है नेसेसरी रूल्स बनाना, ताकि जो ये रिटेल पेमेंट सिस्टम है वो सेफ रहे और ट्रांजैक्शंस अच्छे ढंग से होती रहें। ये मेन काम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का। गवर्नेंस की बात करें, इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं जो सेटअप किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, उन आरबीआई के द्वारा सेटअप किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। सेंट्रल बैंक के पास देखो राइट रहेगा इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का और इस एंटिटी के बोर्ड में मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। तो ये हमने डिटेल से बात की न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद तो एक इंडेक्स के बारे में आर्टिकल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक कंपनी वीपीएन की सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है सर्फशार्क। कहां पे है ये कंपनी, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पर है। तो उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। आमतौर पे वो इंडेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी किए जाते हैं या फिर सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अच्छा, एक बात आप ये बता दीजिए, वीपीएन का क्या मतलब होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इंक्रिप्शन करता है, मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है इंटरनेट की सहायता से, तो डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है वीपीएन के द्वारा। वीपीएन की सहायता से आप ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, पता नहीं लगेगा। आमतौर पे काफ़ी बार हैकर्स इस्तेमाल करते हैं वीपीएन का अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें, सभी पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज दी गई हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में, डेनमार्क और स्वीडन ने, और तीसरा नंबर है कनाडा का। 85 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है। इंडिया का स्थान 57वां है। वैसे इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में हम काफ़ी आगे हैं, 9वां, क्योंकि इंटरनेट सस्ता है हमारे देश में, और ई गवर्नमेंट के मामले में भी हमारा जो रैंक है वो 15वां है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है नहीं। उसके बाद माली में प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, यानी मिलिट्री ने सत्ता हथियाने की कोशिश की है। तो सिर्फ मैपिंग के लिहाज से आप देख लीजिए क्योंकि माली न्यूज़ में है। लैंडलॉक कंट्री है, सी से
कोस्ट नहीं टच होता है माली का। आजू बाजू देख लीजिए कौन से देश हैं, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल, मोरिटानिया। अब लास्ट में जल्दी से देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी बता दीजिए। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। IIT मद्रास के द्वारा कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, शक्ति या वेगा? शक्ति। सीडेक के द्वारा बनाया गया है वेगा। लिंगराज टेम्पल, स्टेटमेंट बताइए सही या गलत? गलत। भगवान शिव को डेडिकेटेड है और उड़ीसा में है ये टेम्पल, ना कि राजस्थान में। नेक्स्ट, ये इंडेक्स सर्फसार के द्वारा डेवलप किया गया है, बिल्कुल ठीक। माली लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, गलत। ये वेस्ट अफ्रीका में है, ना कि ईस्ट अफ्रीका में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर